ओके गाइस, तो जो आज का टॉपिक है वो प्लेसेंटा एक्रेटा के ऊपर है। ओके, सो प्लेसेंटा एक्रेटा। गाइस, जनरली प्लेसेंटा एक्रेटा की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी अगर जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हुआ था, ओके, सो अगर जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हुआ या एंडोमेट्रियम की नॉर्मल कंडीशन में तो एंडोमेट्रियम की फंक्शनलिस्ट लेयर पर जो है उसका इम्प्लांटेशन होता है। ओके, लेकिन अगर किसी वजह से जो है उसका इम्प्लांटेशन जो बेसिलिस लेयर सॉरी जो फंक्शनलिस्ट लेयर थी उस पर ना होकर बेसिलिस लेयर पर हो जाए या फिर उसके बाद में जो है मायोमेट्रियम पर हो जाए, अब मायोमेट्रियम की फुल थिकनेस पर हो या फिर सुपरफिशियली हो या फिर वो पूरी पेरीमेट्रियम तक के इन्वेट कर जाए, तो ये सारी कंडीशन जो कहलाती है वो प्लेसेंटा एक्रेटा के अंदर आती है। ओके, सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्लेसेंटा एक्रेटा, ये कह सकते हैं प्लेसेंटा दैट adheres that directly adheres to the myometrium without an intervening decidual layer. Okay, this is known as placenta accreta. कहने का मीन ये है कि जो प्लेसेंटा जो है वो डायरेक्टली अटैच हो रहा है, ओके, और वो जहाँ पर अटैच हो रहा है वहाँ पे जो है डेसिडुआ नहीं है, ओके, या तो वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं थी, और अगर या सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, अगर प्रेजेंट थी लेकिन उसने जो है डेसिडुआ के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर गया और फिर बाकी जो लेयर्स थी लाइक बेसिलिस, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, इनको जो है जाकर इन पर अधेयर हो गया यानी कि चिपक गया है। ओके, सो ये सारे टर्म किसके लिए, प्लेसेंटा एक्रेटा के लिए। ओके, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन से पहले हमें इसकी जो नॉर्मल जो कंडीशन है वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्मली कंडीशन के अंदर जो इम्प्लांटेशन होता है वो जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, और एंडोमेट्रियम के अंदर भी जो दो लेयर होती हैं, एक होती है स्ट्रेटम बेसिलिस और एक होती है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। तो जो इम्प्लांटेशन होता है एक नॉर्मल प्रेग्नेंट यूट्रस में वो स्ट्रेटम फंक्शनलिस तक ही वो लिमिटेड होता है। ओके, क्योंकि स्ट्रेटम फंक्शनलिस में भी फिर फर्दर दो डिवीजन थे जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ओके, एक था स्पॉन्जी लेयर और एक थी कॉम्पैक्ट लेयर। ओके, तो स्पॉन्ज और कॉम्पैक्ट लेयर तक अगर इम्प्लांटेशन चल रहा है या इम्प्लांटेशन लिमिटेड है तो वो नॉर्मल है, अगर उसके अलावा जो है इन्वेड कर रहा है तो वो जो है एबनॉर्मल कहलाएगा और वो प्लेसेंटा एक्रेटा के टर्म में आ जाएगा। ओके, और प्लेसेंटा एक्रेटा जो है फर्दर फिर बाद में हम देखेंगे कि कितने टाइप का होता है। ओके, तो क्लासिफिकेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें जो क्लासिफिकेशन जो है वो दो हिसाब से दिया गया है। एक तो जो जिस हिसाब की डिग्री मतलब डिग्री ऑफ एडहेरेंस वो कितना जो है अंदर इन्वेड किया गया है। ओके, और दूसरा जो है वो ये है कि प्लेसेंटा की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, यानी कि जो प्लेसेंटा के जो कोटिलेडन्स हैं वो कितना इन्वॉल्व हैं, तो उसके बेसिस पर जो है इसको डिवाइड किया गया है। तो बाय अमाउंट ऑफ प्लेसेंटल इन्वॉल्वमेंट। ओके, अगर हम डिग्री ऑफ एडहेरेंस की बात करें तो जो पहला टाइप होता है वो होता है प्लेसेंटा एक्रेटा वेरा। प्लेसेंटा एक्रेटा वेरा। ओके, तो जनरली इसमें होता क्या है कि जो विलाई होती है, जो ब्लास्टोसिस्ट की विलाई थी, वो मायोमेट्रियम की सुपरफिशियल लेयर तक के जो है वो इन्वेट कर जाती है, और ये मोस्ट कॉमन है, 80% तक के ये होता है। तो इसमें जनरली होता क्या था कि जो विलाई थी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा भी था इस तरह से, जो है जो ये विलाई होती है ये जो है फर्दर इन्वेट करती है। ओके, एंडोमेट्रियम के अंदर। तो अगर ये विलाई जो है वो मायोमेट्रियम तक के, कह सकते हैं कि अगर मायोमेट्रियम की सुपरफिशियल लेयर तक के जो है उसने इन्वेट कर दिया तो वो आएगा प्लेसेंटा एक्रेटा वेरा। ओके, वो टर्म या कह सकते हैं कि वो जो वर्ड है वो प्लेसेंटा एक्रेटा वेरा के लिए। ओके, तो इसमें विलाई क्या करा है, विलाई अधेयर्स टू द सुपरफिशियल मायोमेट्रियम, सुपरफिशियल मायोमेट्रियम, एंड इसका इंसिडेंस कितना, तो 80% तक के जो है कह सकते हैं कि जो मोस्ट कॉमन टाइप है प्लेसेंटा एक्रेटा का वो प्लेसेंटा एक्रेटा वेरा है। ओके, सेकेंड टाइप क्या है, तो इसका सेकेंड टाइप है वो है प्लेसेंटा इनक्रीटा। प्लेसेंटा इनक्रीटा। ओके, तो इसके अंदर जनरली होता क्या है कि जो प्लेसेंटा इनक्रीटा जो होता है इसमें जो विलाई होती है वो मायोमेट्रियम को इन्वेट कर जाती है, यानी कि जो विलाई थी ये क्या कर जाती है, विलाई इन्वेट्स द मायोमेट्रियम। ओके, और इसका जो इंसिडेंस है वो मेनली 15% है। ओके, यानी कि सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है प्लेसेंटा एक्रेटा का। उसके बाद में अगर हम थर्ड टाइप की बात करें तो जो थर्ड टाइप है वो है प्लेसेंटा परक्रेटा। प्लेसेंटा
पर क्रेटर। इसके अंदर जनरली होता क्या है कि जो विलाई होती है वो कंप्लीट थिकनेस को जो है, यानी कि मायोमेट्रियम की कंप्लीट थिकनेस को जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है। तो हम कह सकते हैं विलाई पेनिट्रेट्स द कंप्लीट थिकनेस ऑफ मायोमेट्रियम। ओके, सो विलाई ने जो है वो कंप्लीट थिकनेस मायोमेट्रियम की जो है उसको इन्वेट कर दिया। इसका इंसिडेंस कितना है, तो ये जो है 5% इसका इंसिडेंस होता है। ओके, नाउ अगर हम अमाउंट के हिसाब से बात करें बाय अमाउंट ऑफ प्लेसेंटल इन्वॉल्वमेंट, तो इसमें जो पहला होता है वो आता है फोकल एडहेरेंस। फोकल एडहेरेंस गाइस, इसके अंदर जनरली होता क्या है कि इसमें जो प्लेसेंटा का सिंगल अगर कोई कॉटिलेडन इन्वॉल्व हो रहा है तो इसमें होता क्या है कि सिंगल कॉटिलेडन इन्वॉल्वमेंट रहती है। ओके, तो वो अगर सिंगल कॉटिलेडन उसका इन्वॉल्व है तो उसे फोकल एडहेरेंस कहेंगे। उसके बाद में पार्शियल एडहेरेंस, पार्शियल एडहेरेंस किसको कहेंगे, तो जनरली पार्शियल एडहेरेंस के अंदर हो सकता है कि मतलब जो प्लेसेंटा है उसके कुछ और कॉटिलेडन्स जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो कह सकते हैं कि सेवरल कॉटिलेडन्स आर इन्वॉल्व। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें टोटल एडहेरेंस की, जो थर्ड टाइप है टोटल एडहेरेंस। तो टोटल एडहेरेंस में जनरली क्या होता है कि जो पूरा प्लेसेंटा है विद इंक्लूडिंग कॉटिलेडन्स वो पूरा का पूरा जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो इसमें कह सकते हैं एंटायर प्लेसेंटा इज इन्वॉल्व। ओके, सो ये क्लासिफिकेशन था बाय अमाउंट ऑफ प्लेसेंटल इन्वॉल्वमेंट। ओके, नाउ सो हमने अभी तक ये पढ़ा कि प्लेसेंटा क्रेटा के अंदर कि वो प्लेसेंटा जो डायरेक्टली मायोमेट्रियम को अधेयर कर रहा है। ओके, और कह सकते हैं कि इसने डेसिडुअल लेयर पर मतलब बाईपास मार दिया। सो डेसिडुअल लेयर को जो है उसने इन्वॉल्व नहीं करा। अगर इन्वॉल्व नहीं किया उसकी दो कंडीशन है, या तो है नहीं, प्रेजेंट नहीं है। ओके, और अगर प्रेजेंट है तो वो फर्दर जो है उससे आगे तक के इम्प्लांट हो गया। तो अगर हम डेसिडुआ के बारे में बात करें कि डेसिडुआ लेयर है क्या चीज़, कितनी तरह की होती है, कहाँ पर होती है। ओके, सो डेसिडुआ है वो जनरली है क्या चीज़। सो डेसिडुआ जो है हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो प्रेगनेंसी में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उसे क्या कहा जाता है, डेसिडुआ कहा जाता है। ओके, सो डेसिडुआ इज एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ अ प्रेग्नेंट यूट्रस। प्रेग्नेंट यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उसको डेसिडुआ कहा जाता है। ओके, अब जो डेसिडुआ है ये फर्दर जो है वो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, इसको फर्दर हम 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। सो इसको हम 3 कैटेगरी में किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेते हैं, जो हमने पढ़ा कि यूट्रस की लाइनिंग आउटर वाली पेरीमेट्रियम थी, मिडिल वाली मायोमेट्रियम थी और इनर वाली क्या थी, एंडोमेट्रियम थी। लेकिन एंडोमेट्रियम के अंदर जो है स्ट्रेटम बेसिलिस और फंक्शनलिस थी। ओके, तो ये वाली जो है ये वाली जो है स्ट्रेटम जो है बेसिलिस है। उसके बाद में फिर जो ये आती है ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस होती है, दोनों कंबाइन होके इसमें एक स्पॉन्जी लेयर होती है, कॉम्पैक्ट लेयर होती है। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है स्पॉन्जी लेयर है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, कॉम्पैक्ट लेयर है। अब हम बात करते हैं डेसिडुआ की। यहाँ पर बात जो चल रही थी वो डेसिडुआ की चल रही थी। तो यहाँ पर जो है जो डेसिडुआ हमने बोला कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है एक प्रेग्नेंट यूट्रस, उसको डेसिडुआ कहा जाता है। तो जो लाइनिंग जो है वो स्ट्रेटम बेसिलिस के ऊपर है, यानी कि जो लाइनिंग स्ट्रेटम बेसिलिस के पास है, यानी कि उससे स्टिक हुई भी है, उस लाइनिंग को, उस डेसिडुआ की लाइनिंग को कहा जाएगा डेसिडुआ बेसिलिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बेसल लेयर है, तो बेसल लेयर के पास में जो डेसिडुआ होगा उसको कहा जाएगा स्ट्रेटम, या उसको कहा जाएगा सॉरी डेसिडुआ बेसिलिस। ओके, जो डेसिडुआ जो है वो कैप्सूल के अराउंड है, जो ये कैप्सूल है, जो ये ब्लास्टोसिस्ट का कैप्सूल है, इसके अराउंड जो डेसिडुआ होगी उसको कहा जाएगा डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ओके, और डेसिडुआ कैप्सुलरिस का ही दूसरा नाम जो है वो डेसिडुआ रिफ्लेक्सा होता है। क्या कहा हमने कि अगर डेसिडुआ जो है वो कैप्सूल के अराउंड है तो उसको कहा जाएगा डेसिडुआ कैप्सुलरिस। इसके अलावा थर्ड जो कैटेगरी थी वो ये थी कि जो डेसिडुआ इनके अलावा कहीं पर भी मौजूद है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर जो भी डेसिडुआ मौजूद होगी उसको कहा जाएगा डेसिडुआ वेरा या फिर डेसिडुआ पैराइटालिस। ओके, तो उसको कहा जाएगा डेसिडुआ वेरा। ओके, नाउ अगर हम इसको देख लें कहाँ कहाँ पर कौन कौन मौजूद है। ओके, सो ये वही है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, उसके बाद में आ जाता है स्ट्रेटम बेसिलिस। तो हमने कहा था कि जो डेसिडुआ बेसिलिस है वो कौन है, जो बेसिलिस लेयर के ऊपर आ रही है ये वाली, यानी कि वो कहलाएगी डेसिडुआ बेसिलिस। ओके, दूसरी टाइप हमने पढ़ा था डेसिडुआ कैप्सुलरिस। तो कैप्सुलरिस कौन सी है, जो कैप्सूल के अराउंड आ रही है, तो ये रही कैप्सूल के अराउंड, ये कहलाएगी डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ओके, नाउ जो डेसिडुआ जो है वो इन दोनों के अलावा जो मौजूद है यहाँ पर, तो उसको कहा जा रहा है डेसिडुआ वेरा। ओके, सो 3 तरह की डेसिडुआ पढ़ लिए। बेसिलिस जो कि बेसल लेयर के पास में वो डेसिडुआ बेसिलिस। ओके, जो एंडोमेट्रियम के अंदर जो है जो ये कैप्सूल था, जो ब्लास्टोसिस्ट था, इसके अराउंड जो है ये वाली कहलाएगी डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और इसके अलावा जो भी है वो कहलाएगी डेसिडुआ वेरा। ओके, सो इसको लिख लेते हैं।
तो डेसिडुआ बेसिलिस, ओके, और इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या हुआ, डेसिडुआ सेरोटिना, सेरोटिना। तो ये हो जाएगी सेरोटिना, ओके। सेकंड जो हमने बात करी थी कि जो कैप्सूल के अराउंड है, तो वो हो जाएगी डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ओके, और इसी का दूसरा नाम क्या था, डेसिडुआ रिफ्लेक्सा। जो तीसरी हमने बताई थी कि जो इन दोनों के अलावा जो मौजूद है आउटर साइड में, तो वो जो कहलाएगी वो डेसिडुआ वेरा कहलाएगी, डेसिडुआ वेरा, ओके। सो ये जो है वो डेसिडुआ हुई। उसके बाद में हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था प्लेसेंटा एक्रेटा का। उसके बाद में हम पढ़ते हैं उसकी मॉर्बिलिटी और मोर्टिलिटी, ओके। तो वो क्या क्या हो सकती है उसको हम एक बार देख लेते हैं, ओके। सो यहाँ पर हम पढ़ते हैं मॉर्बिलिटी एंड मोर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी, ओके। सो जनरली होगा क्या कि या तो जो इमीडिएट इफेक्ट आ सकता है वो क्या हो सकता है कि पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, ओके। उसके अलावा क्या हो सकता है, मैसिव ब्लड लॉस हो सकता है, और साथ ही साथ क्या हो सकता है कि जो ब्लड लॉस की वजह से हाइपोटेंशन भी डेवलप हो सकता है, ओके। नाउ अगर हम इसकी एटियोलॉजी की बात करें, एटियोलॉजी की, ओके। सो एटियोलॉजी के अंदर सबसे पहली चीज तो अगर जो ट्रोफोब्लास्ट है उसकी एक्सेसिव पेनिट्रेबिलिटी हो रही है, यानी कि उसके अंदर पेनिट्रेशन एक्सेसिव हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो प्लेसेंटा एक्रेटा जो है वो डेवलप हो सकता है। सो हम कह सकते हैं एक्सेसिव पेनिट्रेबिलिटी, एक्सेसिव पेनिट्रेबिलिटी ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। हमने पढ़ा था ना ट्रोफोब्लास्ट के अंदर भी वो दो उसमें डिवाइड हो रहा था, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंक्शोट्रोफोब्लास्ट, ओके। आउटर वाला सिंक्शोट्रोफोब्लास्ट था, इनर वाला साइटोट्रोफोब्लास्ट था, और वहीं से जो है फिर वो विलाई डेवलप कर रही थी। तो अगर उसके अंदर एक्सेसिव पेनिट्रेबिलिटी है तो वो जो है रीजन बन जाएगा प्लेसेंटा एक्रेटा का, ओके। उसके अलावा अगर डेसिडुआ बेसिलिस के अंदर कोई डिफेक्ट है, अगर डिफेक्ट इन डेसिडुआ बेसिलिस, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि जो डेसिडुआ बेसिलिस थी वो अगर कोई प्लेसेंटा इस तरह से जो है वो इम्प्लांट हो रहा है कि वो डेसिडुआ बेसिलिस या जो डेसिडुआ लेयर है उसको जो है वो क्रॉस करके जा रहा है, तो वो प्लेसेंटा एक्रेटा का रीजन बन सकता है। अब जो क्रॉस कर रहा है उसमें दो कंडीशन हो सकती है, और दोनों की दोनों कंडीशन वो कह सकते हैं कि डिफेक्ट आ रहा है डेसिडुआ में, या तो वो है ही नहीं वहाँ पर, डेसिडुआ वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, या फिर जो है वो अगर है तो उसको पेनिट्रेट करिए है। तो कहने का मतलब है कि डेसिडुआ बेसिलिस के अंदर अगर कोई जिसे कहते हैं डिफेक्ट आ रहा है तो वो भी जो है इसका कॉज बन सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है अगर हिस्टोलॉजी की हम बात करें तो हिस्टोलॉजी के अंदर ये हिस्टोलॉजी रिवील करती है कि जो प्लेसेंटा की जो इम्प्लांटेशन साइट है, ओके, वहाँ पर क्या है कि डेसिडुआ एब्सेंट है, ओके। या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो इम्प्लांट हो रहा है, जहाँ पर प्लेसेंटा इम्प्लांट हुआ है, वहाँ पर जनरली डेसिडुआ और जो नीटा बर्च लेयर होती है वो वहाँ पर एब्सेंट है। तो हम कह सकते हैं हिस्टोलॉजी रिवील्स दैट प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन साइट वहाँ पर जनरली क्या नहीं है, तो वहाँ पर जो है वो डेसिडुआ या डेसिडुआ के अलावा नीटा बर्च लेयर। अब ये नीटा बर्च लेयर क्या है, ये हमने अपनी पिछली लेक्चर के अंदर हमने इसको डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर जो है ये एब्सेंट है, ओके। तो अगर हिस्टोलॉजी की बात करें तो उसमें ये पता चला कि जहाँ पर प्लेसेंटा इम्प्लांट हुआ था वहाँ पर जो है वो डेसिडुआ या नीटा बर्च लेयर जो है वो थी ही नहीं, ओके। नाउ हम बात करेंगे क्लिनिकल सिचुएशन जो कि एसोसिएट करती है प्लेसेंटा एक्रेटा के साथ में, ओके। तो क्लिनिकल सिचुएशन एसोसिएटेड विद प्लेसेंटा एक्रेटा। क्लिनिकल सिचुएशन एसोसिएटेड विद प्लेसेंटा एक्रेटा, ओके। तो क्या क्या क्लिनिकल सिचुएशन हो सकती है, तो उसमें जो है अगर देखा जाए तो जनरली कोई प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, ओके। उसके अलावा जो है अगर प्लेसेंटा प्रेविया की अगर कंडीशन जो है वो डेवलप हो गई हो, जनरली प्लेसेंटा प्रेविया क्या है, तो इसमें होता यह है कि जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होता है, तो प्लेसेंटा इम्प्लांटेड इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ओके। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो जो ग्रांड मल्टीपैरिटी की जो वुमेन्स हैं उसमें जो है ये ग्रांड मल्टीपैरिटी फीमेल, ओके। उसके अलावा जो है अगर कोई प्रीवियस यूट्राइन डायलिटेशन और प्रिट्राज किया गया हो, तो प्रीवियस यूट्राइन
क्यूरेटाज। तो इसमें भी जो है इसकी वजह से भी जो है वो प्लेसेंटा एक्रेटा के चांसेस बन सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर कोई प्रीवियसली कोई एशरमैन सिंड्रोम को ट्रीट किया गया है, तो प्रीवियसली ट्रीटेड एशरमैन सिंड्रोम। अभी एशरमैन सिंड्रोम क्या है? तो जनरली एशरमैन सिंड्रोम क्या है कि हमने इतना डिस्कस किया था अपनी पिछली क्लास में कि पिछली से पिछली में आप देखें पीपीएच वाले चैप्टर में जाकर कि जो रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा था, यानी कि प्लेसेंटा को एक्सपेल कर दिया गया है, लेकिन उसके कुछ टिश्यूज जो हैं वो अंदर ही जो हैं वो अभी जो हैं वो मौजूद हैं। ओके, तो अब ये जो टिश्यू अंदर मौजूद है उसको कहा गया है रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा। ओके, तो जब इन रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा का ट्रीटमेंट किया जाएगा, ओके, या हम कह सकते हैं कि जब इनको निकाला जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इंजरी डेवलप होगी। ओके, अब उस इंजरी होने के नतीजे में होगा क्या? इंजरी होने के नतीजे में ये होगा कि वहाँ पर ओवर हीलिंग हो जाएगी। ओके, जब ओवर हीलिंग हो जाएगी तो समवट वहाँ पे अधेशन भी हो जाएंगे। ओके, अधेशन जो है वो हो सकते हैं वो फाइब्रस स्ट्रक्चर के हों या फिर वो मतलब किसी और चीज़ के भी हो सकते हैं जो हीलिंग टिश्यूज़ हैं। तो वहाँ पर जो है वो ओवर हीलिंग की वजह से जो भी वहाँ पे चीज़ डेवलप हो रही है उस पर्टिकुलर जगह पे उसको कहा जा रहा है एशरमैन सिंड्रोम। ओके, तो जनरली हुआ क्या था कि एशरमैन सिंड्रोम को पढ़ने के लिए व्हेन रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा एक्सपेल्ड, तो जब उसको एक्सपेल किया गया तो वहाँ पर क्या हुआ, इंजरी हुई, और जब इंजरी हुई तो वहाँ पर क्या हुआ, ओवर हीलिंग हुई। ओके, ओवर हीलिंग अगर, और जब ओवर हीलिंग हुई तो वहाँ पर क्या हुआ, अधेशन टेक प्लेसेस, और इसी को जो है कहा गया, जो अधेशंस वहाँ पर हुए हैं उसी को कहा गया है एशरमैन सिंड्रोम। ओके, सो इसको कहा गया है एशरमैन सिंड्रोम। ओके, नाउ अब इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है प्लेसेंटा एक्रेटा का? तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इसमें जो है वो फ्लूइड एंड ब्लड रिप्लेसमेंट, ओके, उसके अलावा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फॉर लो पैरिटी वुमेन। ओके, उसके बाद में अगर प्लेसेंटा एक्रेटा प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है तो उसमें जो है हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ेगी। पेशेंट हैविंग प्लेसेंटा प्रीविया, सो इसमें क्या करना पड़ेगा, हिस्टेरेक्टोमी। ओके, उसके अलावा अगर प्लेसेंटा परक्रीटा है तो उसके अंदर जो है वो पार्शियल सिस्टेक्टोमी जो है वो की जाती है। सो पार्शियल सिस्टेक्टोमी में डन इन प्लेसेंटा परक्रीटा। ओके, सो ये इसका मैनेजमेंट हो गया।